हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन का जो एग्जाम अब आने वाला है, कॉस्टिंग इस सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्विक रिवीजन जैसा सेशन होगा जहां पे मैं पूरे एग्जाम ओरिएंटेड बातचीत करने वाला हूं। सर, क्या होगा इस सेशन में? देखो, बहुत सारे बच्चों ने कॉस्टिंग किया है। कॉस्टिंग के मॉड्यूल के नीचे के जो एमसीक्यूज है वो भी पढ़े, बट बहुत बार क्या होता है, हम लोग ना पीछे आंसर देख लेते हैं और उस आंसर को टिक कर देते हैं। ठीक है, वन का आंसर बी है, टू का सी है, और वो लर्न करते हैं। बेटा, प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम में हमें आंसर रटने नहीं होते, उसे उसकी कंसेप्ट समझनी होती है। तो क्वेश्चन अगर घूम भी गया, इधर उधर आ गया, तो आप बहुत अच्छे से उसे डील कर पाओ। देखो, पहले तो टेंशन लो मत। हमारे सीएमए फाउंडेशन में कॉस्टिंग अकाउंट्स तो मैनेजेबल है। 70 मार्क्स ये तो बोनस है सर, उसमें आऊंगा ही। पहले मैं कॉस्टिंग से शुरुआत करता हूं, जो नया है, 12th तक नहीं था, और उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस, ये आपको भी समझ में आ जाएगा जब जैसे ही सेशन शुरू होगा। पांच पांच एमसीक्यूज हर सेशन में होने वाले हैं। अच्छा सर, आप बोलोगे पांच से एमसीक्यूज तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा करके, आप देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद आपका क्या अनुभव है मेरे साथ शेयर कीजिए, एंड देन अगर अच्छा लगे तो ये सीरीज पूरा कंटिन्यू करना करके, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 30 मार्क्स के सवाल हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। मतलब कितने एमसीक्यूज बनेंगे? 15 एमसीक्यूज। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन फिर भी अब कॉस्टिंग में हम हर एक चीज बहुत ही आसानी से, बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी पहले ही एमसीक्यूज में जब हम डील करेंगे, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि सर हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या तरीका रहने वाला है, एंड एवरीथिंग। देखो दोस्तों, ये पहला आपका सवाल आ रहा है स्क्रीन पे, शांति से देखिए। द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, ठीक है, क्या कहा है वो, कि जो खर्चा, तुम लोग कि जो खर्चा करते हो, कहां पे? इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज नोन एज। देखो राजा, अब बट ऑब्वियस कोई एक बिजनेस है, तो वहां पे सपोज ये ए पार्ट है जहां पे फैक्ट्री सेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे भी खर्चा होगा। वो लोग कह रहे हैं कि अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, उसको कौन सा कॉस्ट कहा जाएगा? अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने जो इसे पढ़ के रखा होगा ना, वो आंसर तुरंत देंगे, सर कमर्शियल कॉस्ट। बस मन में सवाल रहेगा ऐसा क्यों, और ये पांच पांच एमसीक्यूज में इसीलिए दे रहा हूं, इसे कमर्शियल कॉस्ट कहते हैं। बट समझ लो, ये डिस्कशन देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ये देखो दोस्तों, एवरीवन, द कॉस्ट इंकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन, आपका कीवर्ड जब पेपर में आप देखोगे तो इससे 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 इस वर्ड को समझना, अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, कौन सा कॉस्ट कहा जाएगा? सो आंसर तो है कमर्शियल कॉस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। कैसे सर? देखो, इमेजिन बिजनेस लाइक अ लार्ज फैक्ट्री मशीनरी। वन पार्ट मेक्स द प्रोडक्ट, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, एंड अदर पार्ट रन द बिजनेस स्मूथली, जिसे हम कमर्शियल वर्क कहेंगे। अब आपको समझना है सर कि एक जगह तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, मतलब चीजों को बनाओगे, और बनने के बाद वो मार्केट में बेचना भी तो पड़ेगा, उसको भी खर्चा लगेगा। तो आपका बिजनेस सही तरीके से चले, स्मूथली चले, उसके लिए जो खर्चा होता है, वो सारे काम को हम कमर्शियल वर्क कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, ऑल एक्सपेंसेस दैट हैपन आउटसाइड द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, उसे कमर्शियल कॉस्ट कहा जाता है। तो ये एक एमसीक्यूज बन सकता है बेटा, आप ध्यान से समझिए। मैं क्या कर रहा हूं कि एक एमसीक्यूज उससे रिलेटेड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिया है, तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो आप कंसेप्ट को समझना, सारे वो खर्चे आउटसाइड द मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो होते हैं, उसे कौन सा कॉस्ट कहा जाता है? कमर्शियल कॉस्ट कहा जाता है। तो उसके हम एग्जांपल भी याद रख लेते हैं, भले आपको वही मॉड्यूल में नहीं जाना, यहीं पे समझ लेना है कि सर जैसे सेलिंग एक्सपेंस हो गया, ये तो प्रोडक्शन के बाद वाला खर्चा है सर। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, आप मार्केटिंग करोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा। अब देखो, इसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा, सेल करने के लिए अट्रैक्टिव पैकेजिंग होना चाहिए, डिलीवरी वैन का एक्सपेंसेस है, इन सब को क्या कहा जाएगा? कमर्शियल कॉस्ट कहा जाएगा। जो पहला एमसीक्यूज कर रहे हो, उसके इर्द गिर्द जो 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 कंसेप्ट है, मैं आपको सब बता दूंगा। समझ में आ रहा है? ओके। दस दिस कॉस्ट हेल्प द प्रोडक्ट टू रीच कस्टमर, बट दे डू नॉट हेल्प इन प्रोडक्शन, इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। देखो भाई, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्शन से तो मशीनरी से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा हम ऐड कर देंगे, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड वो अलग बात है। बट प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट बन गया, अब बनने के बाद मैं कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊं, उसके लिए जो खर्चा हो रहा है, उसको मैं क्या कहता हूं? कमर्शियल कॉस्ट कहता हूं। सो अब देखते हैं, तुमको 3 ऑप्शन आए थे, अब उसके बारे में भी बातचीत करना जरूरी है सर। लेकिन देखो, इसका आंसर डायरेक्ट कॉस्ट क्यों नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं है, और कन्वर्जन कॉस्ट क्यों नहीं है, ये भी तो बता दो। हम लोग ऐसा ही नहीं रट्टा मारेंगे कि सिर्फ कमर्शियल कॉस्ट।
इसका आंसर ये तीनों क्यों नहीं है? मतलब क्या इनडायरेक्टली फिर ये तो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया सर, पढ़ लो, ओवरऑल सारी चीज कर लो। देखो, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। जब ये चैप्टर आपने पढ़ा था दोस्तों, तो आपको मैंने समझाया था कि फिक्स कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट में आप लोग मतलब टोटल कॉस्ट है, जिसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है, जिससे हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। और ये अभी बहुत ज्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में आना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट भी किससे रिलेटेड करता है सर, प्रोडक्शन से ही है। वो वेरी होता है, चेंज होता है, प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, कम हुआ तो कम होगा। कन्वर्जन कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिससे लेबर ओवरहेड इस ये सब, ये तो ये तीनों जो कॉस्ट है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग है। और आपको पूछा गया था अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका आंसर क्या रहा राजा इसमें, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका कमर्शियल कॉस्ट ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से अलग होता है करके। और यही था, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, इसे क्या कहा जाएगा, कमर्शियल कॉस्ट कहा जाएगा। अब बेटा भूल के दिखाओ मुझे, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि एक दिन में सर जब पेपर होगा तो हम लोग कैसे इसे रिवाइज करें, कैसे याद रखें। मतलब जो बच्चे सिर्फ रट्टा मार रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हमारे सीएमए में एक ही दिन में सब पेपर होता है ना। आपको अकाउंट भी पढ़ना है, लॉ भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, एक और वहीं पे बच्चे टूट जाते हैं। ऐसा मत करो। आपका कॉस्टिंग अब कैसे हो गया बताओ। क्या आप लोगों को कौन से वर्ड पे ध्यान देना है वो समझा, कौन से वर्ड पे ध्यान देना है समझा राजा। और पहला एमसीक्यू जब आप नींद में से उठा के भी आपको कोई पूछेगा तो आपको जवाब आ जाएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बताइए दोस्तों कैसे हो रहा है। इस पे एक छोटा सा शंखनाद हम लोग करते हैं करके। तो पहला एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे तरीके से, और एक एमसीक्यूज नहीं, इससे रिलेटेड आगे पीछे के सारे ही चीजें आपने कंप्लीट कर ली है। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, वो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, ऐसा कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में काम में आता है, उसे हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट। और आपको क्या पूछा गया, इस वर्ड पे ध्यान देना, इनमें से कौन सा कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। आप लोगों को जवाब भी पता है, संक कॉस्ट, क्योंकि बहुत बच्चों ने पीछे देख लिया होगा। बट क्यों, चलो उस पे जाते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। ये रहा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप खींचना है तो खींच सकते हैं, ताकि आप बाद में लिखो या फिर ये चीजें पढ़ भी लो करके। चलो आगे आते हैं दोस्तों। ओके, आपको एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें दी है। आपके प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट पेपर हुए हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के, वो भी है बेटा। तो वो देखना कि मेन पेपर में कैसे इंस्टीट्यूट सवाल, बहुत इजी सवाल पूछते हैं। बट पेपर में ना आपको बस आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, गिव अप नहीं करना है। टाइम कम होगा तो ऐसे मत सोचना कि सर अब क्या करें। सारी चीजें आपको सही तरीके से दी है, आपके पास ऐप अभी है ही, तो आप अच्छे से देखिए। दूसरा, चलो सर, हमारा सवाल था कि कौन सा कॉस्ट नॉट रिलेवेंट कॉस्ट, जो चार कॉस्ट था उसमें से रिलेवेंट कॉस्ट कौन सा नहीं है। तो जवाब तो है संक कॉस्ट। बस सर हमें सिंपली एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या है। देखो, रिलेवेंट कॉस्ट का ऐसा मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करता है, रिलेवेंस होता है उसका, कि भाई कोई तो उससे कनेक्शन है। इररिलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है डज नॉट अफेक्ट फ्यूचर डिसीजन। ऐसी चीज जो हो गई बट उसका भविष्य में होने वाली चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसका। जो बात हो चुकी है हो चुकी है। मतलब सर पहले तो बहुत बच्चों को यही नहीं समझता कि रिलेवेंट आणि इररिलेवेंट म्हणजे काय सर। अब रिलेवेंट कॉस्ट का तुम्हें मतलब समझा राजा, एवरीवन तो पहली बार कर रहा है तो भी शांति से देख बेटा। रिलेवेंट कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो अफेक्ट करेगा फ्यूचर डिसीजन में, और इररिलेवेंट कॉस्ट मतलब जो फ्यूचर डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता। अगर तुझे इससे रिलेटेड कुछ भी बात पूछी तो ये तो क्लियर हो गया। आगे सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे कि एकेसीए क्लास है, मैंने क्या किया, प्रोजेक्टर बाय किया 30,000 रुपीज का। वेदर दे यूज इट और स्टॉप यूजिंग द मनी गोन फॉर एवर। अब देखो क्या बात कर रहा हूं मैंने प्रोजेक्टर लिया, और ये रियल रियल एग्जांपल दे रहा हूं, ये रियल एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है। मैंने ना क्या किया, सच में प्रोजेक्टर लिया था 30,000 का, और कोविड के वक्त का वो टाइम था 2021-22 के करीब करीब, और बाद में ना डिजिटल बोर्ड का क्रेज आया। अब प्रोजेक्टर तो हमने हार्डली 2-3 महीना यूज किया रहेगा, हो गया, अब वो कॉस्ट हो गया, प्रोजेक्टर आ गया, अब वो खर्चा हो चुका है। वेदर द यूज और स्टॉप यूजिंग द मनी गॉन फॉर एवर। मैंने खर्चा कर दिया, विषय खत्म। अब प्रोजेक्टर यूज करो नहीं करो, पैसा थोड़ी वापस आने वाला है, खर्चा हो चुका है सर। सो द 30,000 कैन नॉट चेंज फ्यूचर डिसीजन। ये फ्यूचर को कभी कुछ नहीं बदल सकता, ये संक कॉस्ट हो गया। गया मतलब संक मतलब सर खत्म, डूब गया। एवरीबडी तुमको समझ में आ रहा है, संक कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट कि जिसका तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संक कॉस्ट कभी भी बेटा ये नाम आएगा तो ये इररिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। कौन सा रहेगा, इररिलेवेंट कॉस्ट। और तुम्हें क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट कॉस्ट। नॉट रिलेवेंट मतलब इररिलेवेंट, तो क्या रहेगा, संक कॉस्ट। समझ में आ रहा है भाई।
तो अब तू पूछेगा सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, ये शब्द भी हमें रिवाइज करा के दो, इसका स्क्रीनशॉट खींचते रहना बेटा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अफेक्ट द फ्यूचर डिसीजन, कि मुझे ये लैपटॉप पुराना ही चलाना है कि मैं नया खरीद लूं, ठीक है। तो ओके, मार्जिनल कॉस्ट अफेक्ट द फ्यूचर डिसीजन, स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज प्लानिंग एंड डिसीजन। तो ये तीनों जो वर्ड है ना, अब बहुत डिटेल में जाऊंगा तो और सेशन बढ़ जाएगा, बट ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट डालते हैं, तो ये रिलेवेंट कॉस्ट हो गया। ओनली संक कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट, तो तुम्हारा आंसर क्या आया, संक कॉस्ट। बेटा यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन का दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लो, तो अब तुम्हारा दूसरा सवाल भी बहुत अच्छे से हो गया। और इसके बाद तुम लोग मत पढ़ना, सीधा पेपर में दिमाग लगाना, तो भी तुम्हें समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट कॉस्ट, तुम्हारा आंसर रहेगा संक कॉस्ट, मतलब इररिलेवेंट है। क्लियर है। कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आप कर्म करते रहना है, पास हो जाओगे। सीएमए में वापस एक बार कहता हूं बेटा कि अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से ही पीछे रह रहे हैं। अपना कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे जा रहे हैं तीसरे सवाल पे। दो सवाल बहुत अच्छे से हो चुके हैं, शंखनाद होना चाहिए। तीसरे सवाल पे हम जा रहे हैं और तीसरे सवाल का जवाब भी हमें रटना नहीं है, समझना है करके अच्छे तरीके से। देखते हैं दोस्तों कितना तुम्हें आता है। प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल। अब देखो, तुम्हें अगर याद होगा जब मैंने सारे यूनिट पढ़ाए थे, चलो ऐसे समझते हमने कुछ नहीं पढ़ा। कॉस्टिंग के अलग अलग टाइप है। प्रोसेस कॉस्ट ये वन ऑफ द, जो आप देखोगे कि कहां पे लगता है, मतलब कौन से, जैसे यहाँ पे कहा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एयरलाइन कंपनी है, नन ऑफ द अबव है। अब दिक्कत कब होगी पता है, जब यही नहीं पता कि प्रोसेस कॉस्ट मतलब क्या। मतलब ऐसा प्रोडक्शन जहां पे पहले स्टेप में काम हुआ, दूसरे स्टेप में हुआ, फिर तीसरे स्टेप में हुआ, कनेक्टेड है, एक प्रोसेस पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तो वो वाला जो इंडस्ट्री है ना, वो कौन से कॉस्टिंग को फॉलो करेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करेगा। और आपको एग्जांपल दिया है, कंस्ट्रक्शन वर्क, फार्मास्यूटिकल, एयरलाइन और नन ऑफ द, और 2 मार्क्स की बात है। चलो समझते हैं अभी यहाँ पे। चलो एवरीबॉडी रिवीजन करते हैं। ये रहा देखो, हमारा आंसर तो फार्मास्यूटिकल था, कि प्रोसेस कॉस्टिंग का आंसर भी फार्मास्यूटिकल, बट व्हाई सर। देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग यूज व्हेन प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस। अब तुम्हें तो ये आईएमपी पार्ट है, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, अगर ये इस तरीके से एमसीक्यूज बना दिया, जहां पे प्रोडक्शन कैसे होता है, कंटिन्यूअस, मतलब एक स्टेप होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, कंटिन्यूअस चलने वाला है। यूनिट्स आर आइडेंटिकल, प्रोडक्ट पासेस थ्रू मेनी स्टेजेस, दैट इज प्रोसेसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। जैसे मैं कहूं कि शुगर बनता है, जब शुगर बनता है तो पहले तो गन्ना होता है, फिर उसका मतलब शुगर कैन लाएंगे, फिर हम बहुत सारा एक एक प्रोसेस दूसरे तीसरे से कनेक्ट होता है शुगर बनने तक। वो सारे स्टेप्स उसे फॉलो करना, मतलब पास होना पड़ता है करके, ठीक है। और ये देखो, ये एक इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना बेटा। मेडिसिन, सोप, ऑयल रिफाइनरी, शुगर मिल, पेंट, सीमेंट, ये सारे इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्टिंग फॉलो होता है राजा, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो एक एमसीक्यूज में अपना 4 5 6 एमसीक्यूज डन कर रहे हो। अब इतने में एमसीक्यूज बना सकता था, ये नाम रख सकता था, फार्मास्यूटिकल की जगह ये सारे नाम भी आए तो ऑल ऑफ द रह गया, कोई भी आया तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिसिन गो थ्रू कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कंटिन्यूअस प्रोसेस से वो गुजरता है। मिक्सिंग, हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, पैकिंग, ऑल यूनिट्स लुक द सेम, आइडेंटिकल ना, सारे यूनिट सिमिलर दिखते हैं और सारी गोलियां सेम रहेगी करके, ठीक है। सो प्रोसेस कॉस्टिंग फिट परफेक्टली। तो कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा कॉस्टिंग लगता सर, जरा हमें बताना। कंस्ट्रक्शन के लिए दोस्तों, ईच प्रोडक्ट इज डिफरेंट, तो हम लोग कहते हैं कि जॉब कॉस्टिंग। ओके, एयरलाइन के लिए सर्विस इंडस्ट्री होता है, तो आप देखोगे सर्विस कॉस्टिंग। एंड फार्मास्यूटिकल के लिए ये परफेक्ट आंसर है कि इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग करके। एवरीवन, तो डन हो गया। तो आप इतने एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग में इतने एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, अच्छे से इसे समझिए। जहां पे आपके यूनिट्स आइडेंटिकल होते, अब ये आईएमपी कर लीजिए, प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग है यूनिट आइडेंटिकल रहेंगे, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होते रहेगा, ओके, और बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो फार्मास्यूटिकल इस तरीके से है करके। चलो सर, तो तीसरा आंसर भी हमारा हो गया। अब जब मैं ये पढ़ा रहा उसके बाद आप अपना वापस से इसे चेक करके देखिए, शंखनाद छोटा छोटा होते रहेगा करके, ठीक है। और आपके दिमाग में ये आंसर आराम से जाइए, 4 5 दिन में तुम्हारे सारे कॉस्टिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिवीजन खत्म हो जाएंगे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सवाल पे जाते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो ये क्या नाम आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। ये हर एक शब्द का अपना एक मतलब है। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, और ये बहुत ज्यादा हटके सवाल है। क्यों सर, क्योंकि बहुत बच्चों को लगेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हेल्प करता है क्या,
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, एड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। साला ये ऐसा सवाल है ना दोस्तों जहां पे हमें लगेगा कि सभी तो फायदे ही दिख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग में, बट इसका परफेक्ट आंसर क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। हम लोग क्या करते हैं सर? कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज करते हैं सर? क्योंकि हमारे मैनेजमेंट को क्या करे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। बट सर बाकी भी तो हमें लग रहा था। देखो अब समझ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कीवर्ड क्या है राजा? कॉस्ट अकाउंटिंग इज torch is like a torch to show management where the money is going and how to control. Is main purpose to give correct and useful information so management can decide कितना हमें प्रोड्यूस करना है, how much produce, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को हम कैसे कम करें, हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट, हाउ टू कंट्रोल वेस्टेज, हाउ टू सेट बजट। ये सारे डिसीजन लेने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का फायदा होता है ना। ये हाउ 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 मतलब क्या है दोस्तों? ये हाउ 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 मतलब कैसे करना, कैसे करना, तो ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प, चलो इसमें भी मानो कि ये हेल्प करेगा, फिक्सिंग प्राइस, वैल्यूएशन, इन्वेंट्री, इंक्रीज प्रॉफिट। तो तुम्हारे मन में डाउट आया ना कि सर ये तो सभी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि सभी लग रहा है, बट अल्टीमेटली जहां पे डिसीजन मेकिंग वर्ड आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। बट ये सेकेंडरी बेनिफिट है, ये जो है ना, ये तीनों सेकेंडरी बेनिफिट था। मेन पर्पस क्या है? मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन देना, सो दे कैन टेक करेक्ट डिसीजन। सो आंसर तुम्हारा क्या रहेगा? सी रहेगा करके। एवरीबॉडी अब मेरे को बताओ, ये वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आया, आपको लगे कि सभी सभी देखा देखा लग रहा है, बट मेन चीज क्या रहेगा? ये वाला, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग करेगा। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है कॉस्टिंग? यस सर, और बहुत आराम से जा रहा हूं मैं, बहुत ही आराम से, और इससे रिलेटेड सारी ही चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। लास्ट सवाल आज के दिन का, और फिर उसके बाद लास्ट शंखनाद करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका एग्जांपल है रे बॉस? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये पता है ना, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, आप आपके पास दोनों में से कोई तो एक ऑप्शन है, या तो आप 1 लाख रुपए का एफडी कर दो, या तो आप उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, दोनों नहीं कर सकते, दोनों में से एक। अगर आपने 1 लाख रुपया एफडी किया रहता तो इस पे आपको 1,000 रुपया ब्याज मिलता, और अगर आपने एफडी नहीं किया, आपने बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आप लोगों को 10,000 रुपया मिल रहा है। चलो अब समझो, आपने क्या किया सर? पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया, ज्यादा पैसे कमाने थे, तो बिजनेस में लगाया, तो कहां पे पैसा नहीं गया? एफडी। तो ये 1,000 रुपया तो तुम्हारा नहीं मिला ना तुमको। तो ऐसी बात है, इसे अपॉर्चुनिटी तुमने खो दिया, इसमें पैसा डाला तो ये वाला अपॉर्चुनिटी गया, तो ये जो तुमने खोया है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आंसर पे जल्द ही जाएंगे दोस्तों। ये रहा, इसका तुमने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा उम्मीद है। लास्ट तुम्हारा आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किसका एग्जाम्पल है? बेस्ट रिलेवेंट कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द बेनिफिट यू लूज व्हेन यू चूज वन ऑप्शन इंस्टेड ऑफ अनदर। जैसे आपने बिजनेस चुना, यू चूज वन ऑप्शन इंस्टेड ऑफ अनदर, तुमने एफडी वाला ऑप्शन नहीं चुना, तुमने बिजनेस वाला ऑप्शन चुना, तो जो 1,000 रुपए तुमने खोया एफडी का इंटरेस्ट, उसे हम लोग कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, कंसेप्ट का रिवीजन हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ, अ क्लासरूम कैन बी यूज फॉर लॉ लेक्चर और अकाउंट लेक्चर। वन यू चूज लॉ, देन इनकम फ्रॉम अकाउंट इज लॉस। यस, अभी मैं तुम्हें कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त हो सकता है मैं 12वीं पढ़ा दूं या कुछ और। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कोई एक लेक्चर कम हो रहा है, उसका पैसा कम आ रहा है, तो ये मेरे लिए क्या रहेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लॉस्ट इनकम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाई इट इज रिलेवेंट? क्यों रिलेवेंट है सर? बिकॉज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर डिसीजन। मैनेजमेंट मस्ट थिंक विच ऑप्शन गिव्स यू मोर बेनिफिट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इसलिए वो रिलेवेंट कॉस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है? रिलेवेंट कॉस्ट। क्या आंसर करना है सर? रिलेवेंट कॉस्ट, याद रखो। अरे पांच, लास्ट सवाल है आज का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। संक कॉस्ट तो हमने देखा था ऐसे भी रिलेवेंट होता है करके, तो संक कॉस्ट आंसर हो नहीं सकता, इररिलेवेंट आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो अभी अभी ऊपर समझा है। तो ये दो तो इलिमिनेट कर दो, बचते स्टैंडर्ड और रिलेवेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा? रिलेवेंट कॉस्ट करके। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखो, संक कॉस्ट पास्ट कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपैरिजन के लिए होता है, रिलेवेंट इररिलेवेंट कॉस्ट डज नॉट अफेक्ट डिसीजन। तो भाई तुम्हारा मेन आंसर क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू रिलेवेंट कॉस्ट। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? रिलेवेंट कॉस्ट करके। विच कॉस्ट? रिलेवेंट। तो 5 एग्जांपल, 5 ही सम करते हैं, 5 इलिस्ट्रेशन करते हैं, एंड दैट्स ऑल। मुझे बताइए, और एक छोटा सा शंकनाथ, 20 मिनट लग गए, करीब करीब 20 मिनट सर। आप 1.5 या 2 की स्पीड पे आपने देखा रहेगा, तो 10 मिनट पर भागना नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि रोज भाग रहे। 20 मिनट में सर 25 एमसीक्यूज हमने कर लिए, 25 एमसीक्यूज कर लिए, और अब क्या हो रहा है? याद नहीं आ रहा है कुछ भी। फिर तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ये मेरी तरफ से था। अब आप बताइए आपको कैसे लगा। ठीक है, तो यहीं पे रुकता हूं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।
लड़ते रहो, एक-एक दिन आगे जाते रहो, सब कुछ बढ़िया होगा बेटा। टेक केयर।